जरा डॉक्टर राजाराम साहब, आपसे एक जल्दी से एक और समझ लूं, इस इलेक्शन में जो साफ साफ दिख रहा है कि बिल्कुल ठीक से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हुआ है, वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया गया है। और मैं विथ रेफरेंस टू छत्तीसगढ़ बोलूं, वहां का जो अब रिजल्ट आ रहे हैं कि जिस तरह से शेड्यूल ट्राइब के यहाँ जनजातियों में बीजेपी घुसी है, लोगों का अब यह भी कहना है कि आरएसएस वहां बहुत काम कर रही है। तो आरएसएस वहां कोई उनके बेरोजगारी और इसके लिए काम नहीं कर रही। आरएसएस का एक काम वहां ये हो रहा है कि वो जो भी धर्म मानते हैं वो लोग किसी तरह से हिंदू धर्म में आ जाएं। मूल काम यही आरएसएस कर रही है वहां पे। मैं जरा आपसे राजाराम साहब ये बताइए कि ये छत्तीसगढ़ को खास करके ध्यान में रखते हुए ये आपको एक खतरा, क्योंकि मुझे ये बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हिंदू ध्रुवीकरण खूब तेजी से हुआ है और इस इलेक्शन में कांग्रेस बीजेपी इस कार्ड को खुल के खेलेगी। अभी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने दीजिए, मेरे हिसाब से हर चौराहे पे, हर गली, हर नुक्कड़ पे कुछ ना कुछ पाठ, कुछ ना कुछ कथा कहानी, ये सब शुरू हो जाएगा। इसको नहीं, अब छत्तीसगढ़ में क्या एक ध्रुवीकरण भी एक कारण था, धार्मिक ध्रुवीकरण? धन्यवाद आनंद जी। मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही कि पहली चीज तो अगर हम ये मानते हैं कि ईवीएम कोई मुद्दा नहीं है, चर्चा का विषय नहीं है, उसे क्लीन चिट देते हैं, तभी आगे बात बढ़ेगी। वोट प्रतिशत क्या था क्या नहीं था, क्योंकि यहाँ जो शिकायतें आ रही हैं, जो दर्ज हुई हैं, बकायदा एफिडेविट देके बसपा के, बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट के, छत्तीसगढ़ में कुरूद से और धमतरी से कुछ लोगों की, कि उनका खुद का वोट भी नहीं मिला। परिवार में 6 लोग थे, गांव के वोट पेटी में उनका खुद का वोट नहीं मिला। 6 लोग थे, 140 परिवार के लोग थे। इस तरह की शिकायतें आ रही है। बहरहाल हम उसे किनारे रख के, अब अगर यदि माना कि जैसे गणित में हम जब कुछ भी स्थापना करते हैं तो माना की से शुरू करते हैं, तो हमने माना कि ईवीएम सही है, तब आगे अगर बढ़ते हैं उस स्थिति में छत्तीसगढ़ में मैंने पहले भी कहा था कि कवर्धा में जो सांप्रदायिक सद्भाव है वह बिगड़ा था। और वो पहली बार, जिसे मतलब छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहते हैं, पहली बार वहां पे इस तरह की स्थिति निर्मित हुई थी कवर्धा में। और उसी के बगल में जो साजा, जहां की रविंद्र चौबे लगातार कई सालों से जीतते रहे हैं कांग्रेस के, उनके क्षेत्र में भी गांव में आपस में काफी समझ लीजिए कि दंगे की स्थिति आ गई थी। और जो विक्टिम था, उन्हीं के परिवार के जो ईश्वर साहू जी को खड़ा किया गया था। तो ये दोनों समझ लीजिए छत्तीसगढ़ में भाजपा का जो मेन टूल रहा है, जो 2 सीट से लेके उन्हें बहुमत तक ले आया है, उसकी छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला मानी जाती है। ये दोनों के जो रिजल्ट हैं वो आपको आगे के रोड मैप को क्लियर करेंगे। कवर्धा में जो सांप्रदायिक सद्भाव भंग हुआ था, तो जो भाजपा की ओर से उन्हें ही प्रत्याशी बनाया गया, जो उस समय हिंदू धर्म के झंडा बरदार थे, जो हिंदुओं की तरफ से खड़े हुए थे, और उन्हें ही इन्होंने प्रत्याशी बनाया। पिछले बार वहां से मोहम्मद अकबर 60,000 वोट से जीते थे। इस बार लगभग समझ लीजिए उनकी हार को और पिछला का अंतर करें तो लगभग 1 लाख लोग उनसे विमुख हुए उस क्षेत्र में। तो ये इस बात से समझे, और वहां विकास कार्य खूब किया मोहम्मद अकबर ने, सब कुछ हुआ, लेकिन केवल और केवल उस घटना के कारण यह परिणाम दिखा। दूसरा घटना वहां से साझा की है। ईश्वर साहू ना तो कोई राजनीतिक व्यक्ति थे, न किसी पार्टी से थे, न आरएसएस से थे, एक साधारण किसान के थे। और उनका दुर्भाग्य या सौभाग्य कहिए, ही वाज द राइट पर्सन, या मैं तो बोलूंगा रॉन्ग पर्सन एट द राइट टाइम एट दैट प्लेस, कि उनके आपसी झगड़े में उनका परिवार का एक जो विक्टिमाइज हुए, और इसलिए उनको खड़ा किया गया। और उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्हें पब्लिक ने हाथों हाथ लिया, बहुमत से जिताया। और रविंद्र चौबे की कई पीढ़ियों की जो उस क्षेत्र में की गई सेवा थी, मेहनत थी, सब जीरो हो गई। अब छत्तीसगढ़ में बस्तर की अगर बात करें तो बस्तर में भी केदार कश्यप जहां से जीते हैं, केदार कश्यप में बड़े नेता रहे हैं, बलिराम कश्यप जो आरएसएस से जुड़े हुए, मतलब छत्तीसगढ़ में मैं कहूंगा कि चंद उन नेताओं में हैं जिन्होंने भाजपा की नींव डाली थी। तो
उनके बेटे हैं और बुरी तरह से पिछले बार हारे थे। इस बार वहां पे पहली बार बस्तर में, जहां आदिवासी क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कभी मुद्दा रहा ही नहीं, वहां पर आदिवासियों के बीच में ईसाई धर्मांतरण को लेके इतना ज्यादा कड़वाहट बढ़ी कि वहां के एसपी जो थे उनका सिर फूट गया और 11-12 लोग जेल गए। अब जेल से जब वो लौट के आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया भाजपा के द्वारा, और ये माना जाता है कि वो आसपास के 2-3 सीटों पे इस बात का प्रभाव पड़ा। अब जब हम ये कह रहे हैं कि भाई मंदिर की पूजा होगी, मंदिर की पूजा तो आनंद जी बड़ी दूर की कौड़ी है। अभी तो जैसे ही ये चुनाव के रिजल्ट आए हैं, अभी शपथ ग्रहण नहीं लिया है, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में रुझान दिख रहे हैं। जहां जहां जिन क्षेत्रों में खोमचे ठेले लगाते थे, राजधानी में मोतीबाग एक क्षेत्र है, उसे खाली कराया जा रहा है। अभी वीडियो आ गए और ज्यादातर उनमें मुसलमान हैं, और जिसमें 786 लिखा हुआ है, जिनके साइन बोर्ड पे हो, तो सब हटाए जा रहे हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि वेंडर्स को कैसे हटाया जाएगा, कानून है, सब कायदे हैं। लेकिन फिलहाल सरकार सत्ता में आई नहीं, लेकिन जो उनके पुलिस है, प्रशासन है, वो रुख समझती है मालिक का। घोड़ा जिस तरह से लगाम का रुख समझता है, तो वो एक्टिव हो गए हैं। और इससे एक कदम आगे जाके हवा महल में आप लोगों ने देखा ही होगा, राजस्थान जयपुर में हवा महल में जो बाबा जी हैं, स्वामी जी हैं, योगी जी, वो हवा महल में पहुंच गए। उन्होंने सारे बिना किसी का लाइसेंस देके सारी दुकानों को अवैध घोषित कर दिया, और डर के मारे वहां फटाफट शटर गिरने लगे, दुकानें बंद करके भागने लगे लोग। और इसके पीछे भीड़ चिल्ला रही थी, और देखो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। जान बचाने के लिए भागा जा रहा है, तो उसके पीछे भी लगे हुए। तो ये माहौल जो है, वो आप देख रहे हैं, उसका रुझान आपको मिल गया है कि 2024 में चुनाव कहां जा रहा है, पहली चीज। अब रहा सवाल इंडिया के बारे में, अजय जी ने बड़ी अच्छी बात कही, और मैं बिल्कुल सहमत हूं, देशपांडे जी की दोनों की बात से सहमत हूं। इंडिया के गठबंधन के लोगों को समझना होगा कि भाई भाजपा ने तो अपना लक्ष्य स्पष्ट कर दिया। आनंद जी, उन्होंने तो कहा भाई कांग्रेस विहीन भारत चाहिए, बार बार कहते हैं। और कांग्रेस विहीन भारत का मतलब ये होता है भाई राष्ट्रीय पार्टी सबसे प्रमुख कांग्रेस है। यदि कांग्रेस विहीन भारत चाहिए, इसका मतलब हुआ कि आपको विपक्ष विहीन लोकतंत्र चाहिए। और इसका साफ साफ मतलब ये होता है कि आपको लोकतंत्र पे आस्था ही नहीं। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं, ये अपने अपने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लेके पैदा हुई, और उसके कारण ये पावर्स में भी आई। लेकिन जब सवाल आता है एक राष्ट्र के रूप में संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा की, लोकतंत्र की बात, तो मेरा मानना है कि अब उनकी व्यवस्था भी है, जरूरत भी है, और अस्तित्व का प्रश्न है कि वो मजबूती से के साथ खड़े हों। लेकिन इन चारों राज्यों के चुनाव में इंडिया के, मैं कमलनाथ जी ने क्या कहा, देखिए इतनी बड़ी पार्टियां हैं, कई जगह कहना सुनना होगा, इससे कई गुना ज्यादा कहना सुनना अभी आने वाले चुनाव में होगा। लेकिन आपको ये तय करना होगा कि आप जब इंडिया नाम रखे हो कि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस, तो यह भाई इंक्लूसिव अलायंस है कि एक्सक्लूसिव है कि एक्सक्लूडिव है? जब नाम रख रहे हो तब तो आपको पता है ना कि आपको साथ में लेके चलना है, आपको साथ में रहना है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, इस चुनाव में भी नुकसान पहुंचाया। हालांकि हार जीत के कारणों की विवेचना होनी चाहिए, मेरा मानना है निष्पक्ष विवेचना कांग्रेस को करना चाहिए, उनको आत्ममंथन करना चाहिए। लेकिन हम सिविल सोसाइटी जो देख रहे हैं, हमारा भी ये फर्ज है कि हम इसकी निष्पक्ष विवेचना करें। मैं कहीं से नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में हारने वाली सरकार लग रही थी, ये रोल मॉडल सरकार थी। कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस की रोल मॉडल सरकार मानी जाती थी। उनमें क्या क्या खामियां थी शायद हम नहीं देख पाए हो, लेकिन अगर नहीं देख पाए तो जरूरत है कि देखें और सुधारें और बताएं। हम मीडिया का काम है कि बताएं कि ये गलतियां थी आपकी और इसे सुधारना चाहिए। जिस तरह अभी हम भाजपा की कमियों को भी गिनाते हैं, कांग्रेस की कमियों को भी गिनाना चाहिए। जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ईवीएम की बात बहुत से लोगों को लगती है कि होनी चाहिए, तो प्रेशर ये होना चाहिए इंडिया अलायंस के ऊपर कि आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए, और अगर आपकी सरकार आई तो आप बैलेट से कराएंगे, ये आप अपने मैनिफेस्टो में डाल दीजिए, क्योंकि उस पर फिर एक ज्यादा बेहतर वोट ढंग होगा, पूरे देश से उस पर वोट भी पड़ेगा कि भाई हमारे मैनिफेस्टो का अगर पॉइंट नंबर। और दूसरा मैं एक और चीज बता दूं, प्योरली गणित के हिसाब से जो ये 3 राज्य जहां पे बीजेपी की सरकार बनी है,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां पे कुल लोकसभा की 65 सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस के पास केवल 3 सीटें थी। तो केवल 3 सीटें थी। तो अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो मतलब इनको 2024 में कोई जहां नहीं लुट गया है। आप 3 से आपको शुरू करना, आप 3 से 4 भी हो जाएंगे तो आपका इंप्रूवमेंट है। मैं डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी कुछ कह रहे थे, ये मैं सीरियसली कह रहा हूं कि लोगों को लग रहा है खत्म हो गया। अरे भाई 3 ही सीटें थी, 3 में क्या खत्म हो जाएगा? डॉक्टर राजा। मैं आनंद जी इसी बात से कह रहा था कि ये बात सही है कि ईवीएम की के बजाय हम मुद्दों की चर्चा करें, और मैं सुनील जी की बात से काफी हद तक सहमत भी हूँ। लेकिन छत्तीसगढ़ में ये सवाल इसलिए उठ रहा है बार बार क्योंकि जरा सोचिए कि मैं केवल एक जिले की बात कर रहा हूँ, कोंडागांव की। आज आज जो मुझे जानकारी मिली कि लगभग 1,000 करोड़ यहाँ के किसानों का कर्जा है, 1 लाख से ज्यादा किसानों का, और पटाना है उनको भी चंद दिनों बाद। क्योंकि भाजपा ने कर्जा माफी की कोई बात नहीं की थी, और कांग्रेस का सबसे बड़ा मुद्दा था कि कर्जा माफी, और 17 लाख किसानों को पिछली बार कर्जा माफी मिली थी। मैं यह गणित समझने को सक्षम नहीं हूं, कोई कांग्रेसी शायद मुझे समझाएं। हालांकि जो कांग्रेसी नेताओं से चर्चा करता हूं तो भी बगले झांकते नजर आ रहे हैं कि भाई क्यों किसान अपना लाखों का नुकसान करके भी बीजेपी को वोट दे रहा है। लाखों का नुकसान, कोई किसान 3200 रुपए धान बेचने के बजाय 3100 में क्यों बेचना चाहेगा? इस सवाल का कोई जवाब तो होना चाहिए। जहां 80% किसान हैं इस वोटर के। ईवीएम की बात अगर है तो मैं बिल्कुल आपसे एक बात ईवीएम के बारे में कही थी कि अगर उसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट 10% वीपीपैट को गिनने की राय नहीं देता। और यही मैं कहूंगा कि सारे इलेक्ट्रॉन ईवीएम से चुनाव भी होने के बाद सारे वोट को वीपीपैट से गिनने में क्या दिक्कत है? सारे वोट को गिनने में क्या दिक्कत है? अमेरिका में आप देख रहे हैं, अमेरिका में 3-3 दिन गिनती होती है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकती है? और आपका एक सुझाव बड़ा अच्छा रहा आनंद जी, मेरे दिमाग में नहीं आया कि इसकी सबसे बड़ा विपक्ष का दल होने के नाते कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र में भी डालना चाहिए, और ये डालना चाहिए कि निष्पक्ष चुनाव तो भाजपा की भी जिम्मेदारी है ना। लोकतंत्र पे आस्था है, संविधान की शपथ लेते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग सोच रहे हैं तो ऐसा मैं अकेले नहीं सोच रहा हूँ। इस समय ये 41% लोग सोच रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है छत्तीसगढ़ के। और 9 लाख, ठीक है 9 लाख वोटों की संख्या बढ़ी, लेकिन 3 राज्यों में जो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी वो तो खत्म हो गई ना। 3 राज्यों में जो उन्होंने किया था, इतनी मेहनत की थी तो चली गई। हाँ, अंतिम बात मैं जोड़ूंगा कि 2024 में मेरी बात मैं पूरे दावे से कह रहा हूं, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, कांग्रेस की लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में बढ़ रही हैं 2024 में, और बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। मेरा ये मानना है। जी जी।